बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक़ हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो और हर आंगन में खुशी जो है उसकी रौनक हो और पाकिस्तान जो है एक पुरअमन और बारौनक मुल्क के तौर पर नज़र आए। अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें हैं? जी, मज़हर बरलास साहब और नाज़रीन, आज पाक फ़ौज के तर्जमान ने अब एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत ने अफ़गान क़यादत, फ़ौज और इंटेलिजेंस के जहनों को ज़हर आलूद किए है। और उनका कहना यह है कि भारत ने जो सरमायाकारी की थी अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में नफ़रत बोने के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी थी। और उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि तालिबान की नई हुकूमत के आने के बाद वो असरात वहाँ ख़त्म होंगे और तालिबान अपने किए हुए वादे पूरे करेंगे। उन्होंने और भी बहुत सारी गुफ्तगू की, उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3 साल जो मुकम्मल किए हैं, उसकी हुकूमत ने उस पर ज़ाहिर एक जश्न का समा है उस हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने अपनी कारकर्दगी जो है वो आवाम के सामने रखी है। 3 साल कारकर्दगी पे वो नाज़ा हैं, वो फ़ख्र करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस हवाले से बात उन्होंने एक मरकज़ी तकरीब से ख़िताब करते हुए कल कहा था कि बहुत सारी उन्होंने बातें की थी बहुत सारे पहलुओं पे, और अपनी माशी आदाद व शुमार उन्होंने बताए थे। 3 साल पहले की क्या कैफ़ियत थी, अब क्या कैफ़ियत है, उसका भी जायज़ा लिया था। इस पर भी बात करेंगे कि क्या वाकई उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, हौसला अफ़ज़ा है, यह बहुत अच्छी है, या आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। दोनों पहलुओं का जायज़ा लेंगे। और आखिरी सेगमेंट में अपोजिशन की जो सूरत हाल है, अपोजिशन क्या कर रही है और उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, उस पर भी कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं मज़हर बरलास साहब की तरफ। बल्कि मज़हर बरलास साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपको इमरान खान साहब के जो कुछ सेगमेंट हैं, कुछ उनके जो चीज़ें हैं, जो उनके क्लिप्स हैं, वो एक तो सुनाते हैं उनकी ज़बानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब ये बात की अपनी कारकर्दगी की, जब वो एक मरकज़ी तकरीब से ख़िताब कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा। ख़ास तौर पर उन्होंने उन लोगों को हदफ़ तनकीद बनाया जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनको तनकीद बनाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुसल्लह अफ़वाज पर तनकीद करने को आड़े हाथों कैसे लिया और मुसल्लह अफ़वाज की किस तरह तर्जमानी की, आपको सुनाते हैं। ये इन तीनों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई कि जिस तरह ये जो माफिया है, इन्होंने हमारी फौज के खिलाफ जो तकरीरें की, जो स्टेटमेंट्स दी, फौज के पीछे इसलिए पड़े हैं कि किसी तरह फौज गवर्नमेंट को गिरा दें। यह अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और उनके पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा दें। ये जी जनाब, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे पड़े हुए हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो गिरा दे, फ़ौज गिरा दे। ये एक पीस आया, लेकिन ओवरऑल आप बात यहाँ से शुरू करें कि इनकी 3 साल कारकर्दगी को आप कैसे देख रहे हैं, मुतमईन हैं आप? पहले तो जो ये बात इन्होंने की है, इस पर मेरा हाँ, ख्याल इस पर बात बात कर कर लें। लेते हैं। गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत की सूरत हाल इसी तरह है कि यहाँ सियासी जमातें ख़ुद फ़ौज को मदऊ करती रहीं और फ़ौज मुदाखलत करती रही। यही इसी जगह पे इमरान खान साहब ने गुफ्तगू में ये बात की कि फ़ौज से भी गलतियाँ हुई, अदलिया से भी हुई, सियासतदानों से भी होती हैं, और मैं भी फ़ौज पे तनकीद करता रहूँ माजी में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी फ़ौज को बुरा भला कहना शुरू कर दें। दूसरा, उन्होंने सराहा और हवाला दिया जो जिस तरह इंडियन त्यारे पाकिस्तान में आए थे जी। हमारी हदूद में, तो हमारे पास एक चूँकि बेहतरीन फ़ौज मौजूद है, बेहतरीन एयर फोर्स है, तो बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने ये बातें की कि मैं ये सोचता रहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास इतनी अच्छी फ़ौज और एयर फोर्स है जिसने दुश्मन को चारों शाने चित किया, वरना इंडिया इतना बड़ा मुल्क है जो पाकिस्तान से 7 हिस्से बड़ा है, तो अगर हमारे पास एक मज़बूत फ़ौज और मज़बूत एयर फोर्स और मज़बूत अदारे ना हों तो हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। सही है, ये एक अच्छी बात है। दुरुस्त है। और पाकिस्तानी फ़ौज ने अलवी साहब हमेशा मनवाया है, ये ख़ित्ते में भी मनवाया है। फिर आप देखें कि पिछले काफ़ी सालों से जो दुनिया भर में जो मुकाबले होते हैं, फ़ौज के मशक़ें होती हैं, उसमें पाकिस्तानी जवान जो हैं वो जीत जाते हैं, जी। फर्स्ट आते हैं।
इसी तरह हमारा जो इंटेलिजेंस अदारा है, हम तो रैंकिंग नहीं करते, ये अमेरिकन अदारे रैंकिंग करते हैं, तो उसमें भी हमारा जो इंटेलिजेंस अदारा है जो जिसका ताल्लुक़ फ़ौज से है, वो हमेशा पहले नंबर पर आया है। सही। तो ये तो हो गई इदारों की बात। सही। अब जो 3 साल कारकर्दगी उन्होंने दिखाई, देखिए उन्होंने एक तस्वीरी खाका पेश किया जी। कि जब हम आए थे तो क्या सूरत हाल थी और मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब था। इसमें उन्होंने अपने मौसनों का ज़िक्र भी किया, जिसमें सऊदी अरब, चीन और यूएई का तज़किरा किया। और मैं समझता हूँ कि मौसनों का ज़िक्र करना अच्छी बात है। जिन मुल्कों ने या जिन लोगों ने आपका मुश्किल में साथ दिया हो, उनको याद रखना चाहिए। तो पाकिस्तान एक दिवालिया होने से बच गया इन दोस्तों की वजह से। तो उन्होंने यही कहा कि जनाब हम तो लगे हुए हैं, आज हमारी मुईशत इस कदर बेहतर है कि हमारे पास 27 अरब के रिज़र्व्स हैं, हमारी बरामदात बढ़ी हैं, इंडस्ट्री चल पड़ी है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, सब्ज़ा उगाने की बात भी दुरुस्त है, किसानों की बेहतरी की बात भी दुरुस्त है। लेकिन अलवी साहब गुजारिश ये है कि ये सारी कामयाबियां गिनवाने के बाद भी एक सवाल का जवाब रहता है कि आम आदमी को महंगाई का सामना है। सही है। क्या हुकूमत उसके लिए भी कुछ कर रही है या नहीं? मान लिया कि उसने हेल्थ कार्ड दे दिए, मान लिया कि वो यकसा निसाब तालीम की तरफ राग़िब है, अच्छी बात है, ये यकसा निसाब तालीम होना चाहिए। और अपनी ज़बान, एक खैर क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि पिछले 3 सालों में उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं। अच्छा। वो इसलिए कि एक तो उन्होंने अपनी ज़बान को बड़ी अहमियत दी है। अच्छा। हालांकि वो ख़ुद एचिसन के पढ़े हुए हैं, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। सही। लेकिन उन्होंने बरमला ये कहा, ऑर्डर किया, हुक्मनामा दिया कि जनाब उर्दू में तकरीबात हों जी। उर्दू में तकरीरें हों, उर्दू में बातचीत हो। ये अच्छी बात है, यकसा निसाब वाली बात भी दुरुस्त है। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा है कि जो हम दुआ भी करते हैं कि हमारा जो आम आदमी है उसके आंगन में खुशी जो है वो नज़र नहीं आ रही। अल्लाह करे आ जाए अगले 2 सालों में। अभी इनके पास 2 साल हैं और अगर ये इसी तरह काम करें और किसानों और मज़दूरों के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन का भी ख्याल करें। अच्छा, आपने इमदादी कीमतें दे दी, आपने ज़राअत में पैसा झोंक दिया, ओके, अच्छी बात है, हमारा किसान खुशहाल होगा, इंडस्ट्री चल पड़ी, मज़दूर को नौकरी मिल गई। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं सरकारी अदारों में, क्या महंगाई के तनासब से उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं? सही। ये एक सवाल है। फिर एक सवाल ये होगा कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री, ये मुसलसल ज़वाल पजीर है जब से पीटीआई की हुकूमत आई है। तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश कैसे लाई जा सकती है, ये सवाल है हुकूमत के लिए सामने। ये तो खैर मेरा ख्याल है सोच समझ के गवर्नमेंट कर रही है ना, उसको तबाह कर रही है मुकम्मल प्लानिंग के साथ। ये तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, उनकी इंटेंशन से लगता है। उसमें दोनों तरफ के मौक़िफ़ हैं अलवी साहब, मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ है उनका। इस बहस में पड़े बगैर हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि ठीक है आप बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर आप आम आदमी का सोचें, महंगाई को कंट्रोल करने का। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बात पर बज़िद हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क खुशहाल हो गया, लोग खुशहाल हो गए और मेरे आदाद शुमार बिल्कुल असली हैं, ये इसहाक डार वाले नहीं हैं, बिल्कुल मैं ठीक बता रहा हूँ। हैरत की बात यह है कि एक दिन हमारे यहाँ एक वज़ीर ख़ज़ाना को, मुशीर ख़ज़ाना को हटाया जाता है नाकिस कारकर्दगी की वजह से,
और उसके 3 दिन बाद या हफ्ते के बाद जो आदाद व शुमार आते हैं, 3 दिन हफ्ता पहले ये कहा जाता है कि मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं हो रहा, और हफ्ते बाद आदाद व शुमार आते हैं दूध की नहरें बह रही हैं। ये क्या मौजज़ा होता है हमारे पाकिस्तान में, ये मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, ये तो हमें जो मुशीर ख़जाना है उन्हीं से पूछना चाहिए कि आपने किस बुनियाद पे हफ्ता पहले ये कहा कि नहीं, हटा दिया था ना, मैं उसकी शेख का बात करूं कि एक शेख साहब को हटाया था, और जो जब तरीन साहब आए उनको हटाया कि बहुत तबाही फैला दी है इन्होंने और मुल्क कोई नहीं चल रहा, मईशत ख़राब हो गई है। और ये आए तो इन्होंने हफ्ते बाद कहा दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। वो एक हफ्ते में मुल्कों में कैसे मुआवजे होते हैं ये? देखिए, जो भी आता है, ये जो आने वाले हैं जिन्होंने कहा दूध की नहरें, इन्होंने हफ्ता 2 हफ्ते पहले मशीर बनने से यही पहले कहा था बिल्कुल बिल्कुल कि मीशत तबाह हो गई है। ऐसे ही है। जी, अब खुद जवाब दें हैं कि मीशत कैसे तबाह हुई है। लेकिन इस दौरान एक दो अच्छी बातें ये हुई हैं कि हम इन पाकिस्तानी वज़ीरों मशीरों की बात पे चलो नहीं बात करते, हम जो आलमी इदारे जो बातें करते हैं उसमें एक तो पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ा है, इस पे हमें अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए कि जो जीडीपी मुसलसल गिर रहा था वो बढ़ा है। हमारी बरामदात बढ़ी हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ी है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 2025 तक के आर्डर मिल चुके हैं। ये अच्छी बातें हैं। पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ें तैयार की हैं साइंसी मैदान में, और पाकिस्तान की ज़राअत जो है वो भी तसल्ली बख्श उसकी कारकर्दगी रही। एक हवाले से कि किसान को 11 अरब रुपया गया, जो हुकूमती दादो शुमार बताए जा रहे हैं, तो उसमें अगर किसान के यहाँ खुशहाली आई है, मज़दूर के यहाँ आई है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ जो रिपोर्ट आती है शहरों की, शहरों में किसान नहीं बसते, किसान देहातों में हैं। और वज़ीर आज़म ने जो बात की कि मोटरसाइकिल बहुत बिके और ट्रैक्टर और गाड़ियाँ, ये बात दुरुस्त है। मैं ये जो आलू वाला इलाका है कसूर से दीपालपुर और पाकपतन की तरफ, ओकाड़ा की तरफ, वो मैं नून लीग के एक रहनुमा के साथ वहाँ जा रहा था, तो मैंने उनसे वैसे पूछा, मैंने कहा जी आप तो ये जो इलाका है जिससे हम गुज़र रहे हैं, यहाँ आलू बहुत काश्त होता है, तो आलू का पिछले सालों में तो बुरा हाल था, काश्तकार बेचारे मजबूर थे, आलू कहीं बिकता ही नहीं था, वो उधर ही खेतों में गल सड़ जाता था। तो क्या सूरत हाल है। तो उसने कहा कि इस मर्तबा आलू के काश्तकार बड़े खुशहाल हुए हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली हैं। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है जो लोग आलू से वाबस्ता छोटे काश्तकार भी होंगे उन्होंने भी ख़रीदारी की होगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त होगी, सही है कि जैसे गंदम की पैदावार हुई तो नहीं, ये चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक किया। दूसरी तरफ ये भी है, ठीक है, ये अगर ये इस बात को इसी तरह कर लिया जाए कि किसान जो हैं चंद वो खुशहाल हुए हैं, तो दूसरी तरफ यही है कि वो जो ज़रूरी अजनास और ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी, आटे समेत, गंदम समेत, ये चीज़ें जितनी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जो लोग ख़रीद के खाते हैं उनकी ज़िंदगी तो बहरहाल वो कोई हौसला अफजा उस पर कैफियत नहीं आई। लेकिन इस पे एक बात है अलवी साहब, ये गवर्नमेंट करने जा रही है, अगर ये कर गई तो मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ा काम होगा। ये हुकूमत करने ये जा रही है कि ये सरकारी सतह पर मंडियां बनाने जा रही है और आड़ती का किरदार जो है वो ख़त्म करने जा रही है। ये जो मिडल मैन का किरदार था ना बड़े अरसे से, जो साहूकार है, ये आपके करीब भेरा है। भेरा में पाकिस्तान बनने से पहले भी हिंदू साहूकार बड़े मशहूर थे। वो काश्तकारों का कोई फसल भी ले लेते थे और पिछला कर्जा उतरता नहीं था और चढ़ जाता था। तो ये जो साहूकारों का एक रोल है, अगर वो ख़त्म हो जाए, मसलन मैं काश्तकार हूँ, मैं मुझसे टमाटर लिया गया है 2 रुपये किलो, मिडल मैन ने, वो शहर में जाके बेचता है 200 रुपये किलो, तो वो जो 198 रुपये का चूना मुझे भी लगा और वो जो ख़रीदार है, कस्टमर है, उसको भी लगा। तो मिडल मैन ने महंगाई में बड़ा रोल प्ले किया है।
ये जो अजनास का मामला है, ख़ास तौर पर सब्ज़ियाँ, दाल, चावल, इन चीज़ों में मैं समझता हूँ कि अगर मिडल मैन का रोल ख़त्म हो गया तो कस्टमर जो है उसकी जान छूट जाएगी महंगाई से। ये बात दुरुस्त है कि अगर ये मिडल मैन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो प्रॉफिट कमाता है, तो अगर वो या तो उससे उससे जान छूट जाए या वो अपनी हद एतदाल में आए तो फिर बात है। लेकिन बहरहाल महंगाई कंट्रोल करने के लिए जो एक पुराना पाकिस्तान में एक राइज निज़ाम था, जो एक तरीक़ाकार था, जो मंडियों में भी, दुकानों में भी, स्टोरों पे भी, खुली मार्केट में भी, थोक की मार्केट में भी, जब जिन चीज़ों को कंट्रोल करने का एक सिस्टम मुरव्वजा 70 सालों में रहा, जो वो निज़ाम जो तबाह कर दिया गया है, अगर उसी को ही अगर कम अज़ कम बहाल कर दिया जाए तो भी शायद किसी लोगों के लिए अफाका हो। बातचीत कैसे सजारी, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे बात हो रही थी कि मज़हर बल्ला साहब का कहना है कि कारकर्दगी बड़ी हौसला अफजा है, बेहतर है। ज़ाहिर है माशी जो कुछ अदाद शुमार हैं, जो इशारे हैं, वो बेहतरी की तरफ आते हैं। जनाब इमरान खान उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के हवाले से भी बड़े मुतमईन हैं। वो हमेशा उस पर अपना खुल के बात करते हैं, अपना पूरा वज़न जो है उसमें डालते हैं उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। उन्होंने कुछ इस हवाले से बात की और वो उन्होंने पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी पर क्या लब कुशाई की, एक दफ़ा फिर आपको सुनाते हैं। मैं जब भी इधर आता हूँ लाहौर में और आपकी प्रेजेंटेशंस लेता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए हैं जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा। किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, बर्बादी आ गई। पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी। आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। जी मज़हर बल्ला साहब, आपका क्या ख्याल है? पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी भी वाकई इतनी ही ज़्यादा अच्छी है, बाकी तीनों सूबों को वो उसके बिल्कुल उसकी खाक को नहीं छू पाते? देखिए, जो उन्होंने प्रोजेक्शन की जो बात की है, पहले उस प्रोजेक्शन के लिए फ़याज़ुल हसन चौहान और फिर तर्जमान डॉक्टर शहबाज गिल काम करते रहे। फिर वहाँ डॉक्टर फरदौस आशिक अवान को लाया गया, बीच में मियाँ असलम इकबाल भी आए और शमशाम बुखारी साहब भी बीच में आए। अब फिर मेरा ख्याल फ़याज़ुल हसन चौहान हैं। जी हाँ। इसके अलावा कोई 40 के करीब तर्जमान हैं, स्पोक्स पर्सन जिनको कहा जाता है। अब भाई अगर वो प्रोजेक्शन और नहीं, सैकड़ों की तादाद में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो रोज़ाना ट्रेंड्स चलाते हैं। वो तो मैं कहता हूँ जी चलें वो प्राइवेटली सही, हम उनको प्राइवेटली कह लें। जो ऑफिशियली इनके स्पोक्स पर्सन हैं वो इतनी भारी तादाद में है, बड़ी तादाद में है, तो भाई क्या वो काम नहीं दुरुस्त कर रहे? तो ये तो बात वज़ीर आज़म साहब को उनसे पूछनी चाहिए थी, बजाय शिकवा ये करने के प्रोजेक्शन नहीं हो रही। तो प्रोजेक्शन अगर नहीं हो रही तो इसके ज़िम्मेदार इनके अपने लोग हैं। नहीं, अभी कुछ कम हो रही है, मेरा काम हो रहा है जिसकी प्रोजेक्शन हो। वो याद है आपको, और मुझे एक मुलाकात में किसी साहब ने कहा था, हम उसका अब नाम नहीं लेते, मुनासिब नहीं है, कि हम तो सेलमैन हैं और जब बेचने के लिए कुछ नहीं है तो क्या बेचें। हाँ सही है, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये कहते हैं कि ब्रीफिंग जब भी मिलती है तो इतने काम आप कर रहे हैं। अच्छा, उसमें कुछ हद तक ये बातें दुरुस्त भी हैं। मसलन ये है कि पंजाब में सरकारी ज़मीनों पर जो कब्ज़ा था वो छुड़वाया गया और उससे अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ, उसकी प्रोजेक्शन नहीं हो सकी। अगर गवर्नमेंट वो जो जगह छुड़वाई गई थी वहाँ को अच्छे इदारे बना देती, वो और चीज़ें बना देती। खाली जगह छुड़वाने से क्या है जी, जगह छूट गई तो वहाँ आप उसको कोई इस्तेमाल तो लाएं या उसको बेच दें, ताकि आपने अरबों की ज़मीन खाली करवा ली, मगर उस अरबों की ज़मीन का फ़ायदा क्या हुआ? या आप लोगों के लिए कोई ग्राउंड बना दें या स्कूल बना दें या पार्क्स बना दें। अगर नहीं बना सकते तो सरकारी सतह पर वहाँ को काश्तकारी शुरू करवा दें, वो भी नहीं। या आप बेच के तो चलो जी मुल्की ख़जाने में ये डाल दी चीज़ें, वो होना चाहिए था। सही है।
फिर इन्होंने एक काम ये किया कि रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा की पंजाब ने, वो भी प्रमोशन नहीं हो सकी। और उसके बाद इन्होंने एक काम ये किया कि लाहौर में वाटर टैंक इन्होंने बनाए। इस मरतबा लाहौर में पानी नहीं खड़ा हुआ, वो जो लंबे बूट थे वो भी नज़र नहीं आए। तो इन कामों की प्रोजेक्शन चाहिए थी। इसी तरह 2-3 जो जंगलात लाहौर के करीब उगाए जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, जो प्रोजेक्शन का सवाल है जहाँ तक, कि वज़ीर आज़म साहब के पास या वज़ीर आला पंजाब के पास सोशल मीडिया के पे मुतहरक रहने वाले लोग तो हैं। अब ये जो सोशल मीडिया टीम है इनकी, वो डॉक्टर कामरान की क़यादत में काम करती है। मुजफ्फरगढ़ के रहने वाले हैं, ठीक है, पसमानदा इलाकों से लोग आए हैं, अच्छी बात है। और सोशल मीडिया की हद तक तो वो ठीक है, लेकिन टीवी चैनल्स पर प्रोजेक्शन ना होना या अखबारात में प्रोजेक्शन ना होना, उसके ज़िम्मेदार तो हुकूमती ओहदेदार ही हैं। ठीक है। बुनियादी तौर पर जो मीडिया है वो तो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सोशल मीडिया को तो अभी लोग नहीं ना इतना तस्लीम करते। ठीक है, हमारी नौजवान नस्ल पे बहुत वो चला गया है, वायरल हो गया सोशल मीडिया, एक तरह से हर एक के पास है, लेकिन जो संजीदा मीडिया है उस पर ग्रिप कमज़ोर है पंजाब हुकूमत की। ये बात दुरुस्त है। आपने पंजाब की बात कर दी, लेकिन इब्रारुल हक ने उस इजलास में जब वज़ीर आज़म कारकर्दगी बता रहे थे कन्वेंशन सेंटर में, तो इब्रारुल हक ने कहा जी कि वो मुल्क में महंगाई शंगाई कोई नहीं है। उसने वही बाबे वाला क्लिप सुनाया ज़बानी कि जो वो जी मैं अब इतने का मैं आटा लेती थी और इतने की चीज़ें बेचती थी और अब इतने का आटा लेती हूँ और इतने की चीज़ें, इतने कपड़े, जो भी बात ख़रीदती हूँ वो सारी बात सुनाई। कोई महंगाई शंगाई जो है वो कोई नहीं। हम भी वहाँ मौजूद थे। महंगाई के लफ्ज़ के बाद पूरे हाल में जहाँ के सारे की सारी पीटीआई बैठी हुई थी, पीटीआई की पूरी मुल्क की लीडरशिप बैठी थी, वर्कर यूथ बैठी थी, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी, जैसे सांप सूंघ गए हो कि मौसूफ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि प्रोजेक्शन नहीं हो रही, वो हमारे काम इतने अच्छे हैं कि प्रोजेक्शन नहीं हो रही। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये मैं देखिए हम खुल के तनकीद भी करते हैं, मैं समझता हूँ पीटीआई की सोशल मीडिया टीमें, पीटीआई की जो टीमें अपने काम की जितनी मुबालगा आराई की हद तक प्रोजेक्शन करती हैं, इतना माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर भी वो बेचारे जो दिन रात लगे हुए हैं सच या झूठ बोलने में, फिर उनको ये धोए चले जा रहे हैं कि अच्छी कारकर्दगी हो। एक सादा सी बात है, देसी बात है, तो बताने की क्या ज़रूरत है। असल बात तो ये है, खुद कारकर्दगी बोलती है। लोग खुद कहते हैं कि जनाबे वाला, मसलन इन्हीं की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से 2018 तक। तो जो मुखालफिन भी थे ना, मसलन जो नून लीग के बंदे थे, उनको काम अगर पड़ गया खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो कहते थे कि जनाबे वाला वहाँ महकमा माल बहुत दुरुस्त हो गया है, आज हमने उन्हें कहा है तो कल रजिस्ट्री मिल गई है, इंतकाल चढ़ा हुआ मिल गया है, फर्द मिल गए हैं, काम खुद पुलिस बोलता वहाँ है। की, वो अल्लाह बख्शे उनको, दुरानी साहब को, पुलिस उन्होंने वहाँ ऐसी बना दी थी कि वो कारकर्दगी बोलती थी, और उसी कारकर्दगी की बुनियाद पर पीटीआई को वोट मिला। ऐसे ही तो कारकर्दगी बताने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, खुद बोलती है। मसलन इन्होंने एक काम किया जो एक बहुत अच्छा काम, सक्सेशन सर्टिफिकेट, बड़ी मुसीबत पड़ती थी लोगों को। अच्छा, एक छोटा सा काम है, उसके लिए कोई इश्तिहार छापने की नहीं ज़रूरत कि हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट को नादरा को कह दिया कि बंदा फौत हो जाए फ़ौरन आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन दुनिया उससे मुस्तफ़ीद हो रही है और उसकी तारीफ़ कर रही है। मतलब जो काम ज़मीन पे आपका नज़र आएगा उसके लिए आपको अखबारों में इश्तिहार देने, टीवी में इश्तिहार देने और ट्रेंड चलाने के, ये ढोल मारने की ज़रूरत नहीं है, काम बोलता है। यकसा नसाब कर दिया तो सारे लोग तारीफ़ करेंगे कि यकसा नसाब कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। हम तो ये कहते हैं कि आप जो मुकाबले के इम्तहान है वो भी कौमी ज़बान में लें,
लोग खुश हो जाएंगे कि आम देहात का आदमी चले भी जी, जाके- वज़ीर आज़म साहब ने एक बात और भी की, मीनार पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। तो वो उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने ये कहा कि क्या कि किस तरह के जराइम जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं मुल्क में, और मीनार पाकिस्तान के वाक़े पे भी उन्होंने एक दफ़ा पहले भी लबकुशाई की थी, फिर अभी की है, तो उनके जुमले उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं, फिर उस पर बात कर लेते हैं। सबसे तेजी से क्राइम बढ़ रही है पाकिस्तान में, सेक्स की क्राइम, बच्चों से ज्यादतियां, रेप, ये बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और फिर जो मैंने ये जो मीनार पाकिस्तान में देखा, ये हम सब के लिए, ये हम सारी कौम के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक चीज नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारा काम है उनको तरबियत देना, अपने बच्चों को, उनको एक किस्म के उनको हथियार देना तरबियत से, ताकि वो मुकाबला कर सके कि ये बिल्कुल एक नई किस्म की उनके लिए इंफॉर्मेशन आ रही है। जी बरलास साहब, इस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा जनाब, तरबियत देने वाली बात तो बड़ी दुरुस्त है, तरबियत देनी चाहिए वालिदैन को, लेकिन तरबियत से भी अहम बात सज़ा है। अगर आप सज़ाएं नहीं देते लोगों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो ये काम तो बढ़ेगा। ऐसे ही मसला तो ये है कि आप सज़ाएं दें। क्या ये जो बात की ज़्यादतियों वाली वज़ीर आज़म ने, जिन्होंने बच्चों से ज़्यादतियाँ की या ख़वातीन से की, अब हम अपने प्रोग्राम में थोड़ी मतलब मलफूफ बात करेंगे, हाँ, बेहुरमती तो की, क्या बदअखलाकी की। ऐसे लोगों को सज़ा मिली? ऐसे लोगों को तो निशान इबरत बनाना चाहिए। तो अगर कोई निशान इबरत बना दिए जाते लोग, तो ये जराइम रुकते। लेकिन इनके 3 सालों का वजह इफ्तिखार, इंसाफ और खुददारी है। जो 3 लोगो बनाए हुए इन्होंने, 3 चीज़ें। वो लोगों बनाने में तो देखिए पार्टियों में ये हालत होती है कि जब हुकूमतों में होते हैं ना लोग, बड़ी बड़ी अच्छी बुक्स छाप के, बड़े बड़े अच्छे जी हमने ये कर दिया, सब हरा हरा दिखाया जाता है। ख़ास तौर पर हुक्मरानों के इर्द गिर्द जो टोला होता है, वो तो हमेशा कहता है कि जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे एक पुराना वाक़या याद आ गया कि अयूब ख़ान के दौर का। जी बर्रास। वो एक सियासतदान चौधरी इकबाल चेलियाँ वाला, उन्होंने मुझे सुनाया, कहने लगे मैं घर से पाकिस्तान टाइम अखबार पढ़ के गया, तो मैं सदर साहब को मिलने गया, तो वहाँ पे जो मैं अखबार मैंने पढ़ा, तो वो अखबार ही और था। मैंने सोचा कि मैं कोई गलत तो नहीं अखबार घर से पढ़ के आ गया, तारीख़ देखी, फिर मैंने घर आके अखबार चेक किया, वो और था। तो मैंने फिर उससे अगले दिन पूछा किसी से, भाई ये क्या मसला है, उनसे पूछा अखबार वालों से। उन्होंने कहा जी वो 250 कापियाँ हमें वाने सदर के लिए अलग छापते हैं, तो उसमें हरा हरा दिखाया जाता है। तो ये जो हुक्मरानों के आसपास लोग होते हैं ना, ये हक़ाइक़ कभी नहीं पहुंचने देते। जैसे आपने अभी इब्रारुल हक का नाम लिया, इसी तरह के बाकी लोग जो हैं, ये कभी भी हक़ाइक़ नहीं पहुंचने देते। इनकी कोशिश होती है कि किसी तौर पर हक़ाइक़ ना पहुँचे कि असल सूरत हाल क्या है। बस जी वो कर दिया, वो हो गया, वो फलाना, लोग बड़ा सराह रहे ऐसे हैं। ही जब उसने वो इब्रारुल हक ने बात की, तो वो सिवाय उस बाबे के, वो बाबा जोश मार के खड़ा हो गया, ये मैंने शेयर किया था, बाकी दुनिया चुप है। बिल्कुल इसी तरह गवर्नर इस्माइल जो है, जब उसने वो रोक सको तो रोको तब्दीली आई है, इसके ऊपर सीधी सी बात है, पीटीआई के लोगों के अंदर करंट लग जाता था, उनके अंदर एक खून खोलता था, जज्बा उमंग होता था। सिवाय कोई 2 4 10 20 50 गिनती के लोगों के कोई बंदा उस पर झूमने के लिए तैयार नहीं था, कोई खुशी का इजहार नहीं कर रहा था। और वो जो तब्दीली आई रही थी, मैंने कहा ये तब्दीली लगता है फिर आ गई है, कि इस तब्दीली आई रे के ऊपर भी खुद पीटीआई का कारकुन वो जश्न वो जोश नहीं मार रहा उसके अपने अंदर का। बाकी नाकिदीन को तो छोड़िए, बाकी आम शहरियों को तो नहीं, छोड़िए। उसमें एक बात है ना कि एक हमारी सियासी पार्टियां जो हैं, वो वर्कर को जायज़ मुकाम नहीं देती। ये पाकिस्तान में अजीब चलन चला है पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में, कि सियासी पार्टियों के अंदर वर्कर्स की अहमियत ख़त्म हो गई है। लोग पैसे वालों को टिकट देते हैं, पैसे वाले दौलत की बुनियाद पर जीतते हैं और वर्कर्स को ख़रीदते हैं। अब वो जो नज़रियाती वर्कर है,
वो नहीं रहा पाकिस्तान में। वो पीटीआई के पास फिर भी चलो जी था, पीपल्स पार्टी के पास भी, लेकिन उसमें कमी हो गई है, वर्कर को उसका मकाम नहीं मिलता। वर्कर को मकाम भी नहीं मिल रहा, और शायद ये भी है कि एक आम आदमी तो जिस तरह मायूस हुआ ही है, वो जिसकी ज़िंदगी ज़ाहिर है अजीरन बन गई है, जिसका खाना पीना मुश्किल हो गया है, और ख़ुद जब अब हमके पास लोग बैठते हैं ये वज़ारा तो ख़ुद मानते भी हैं कि ज़ाहिर है कि जब हम बरसर इक़्तिदार आए हैं तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आमदन लोगों की कम हो गई है, तो लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो यकीनन मायूसी और बददिली शायद आम आदमी से हट के जो बड़े हार्ड लाइनर और जो वर्कर थे, जो मोहब्बत करने वाले थे, शायद उन तक भी पहुंच रही है। बातचीत का सिलसिला जारी, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हुकूमत की कारकर्दगी पे बात हो रही थी, मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। DGISPR ने मजहर लास्ट सभा ब्रीफिंग में कहा है कि अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल हुई है वो बिल्कुल गैर मुतवक्की थी, और उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि उम्मीद है कि तालिबान अपने वादों पर पूरा उतरेंगे। बिल्कुल जी, सूरत हाल तो वाकई गैर मुतवक्को थी, और वो जो मगरबी मुल्क जिनके सहारे वहाँ की हुकूमत काम कर रही थी, वो मुल्क भी हैरान है, बाइडन भी हैरान है, और दूसरे उनके साथी भी हैरान है कि भाई ये कौन सी अफ़गान फ़ौज थी जिसके लिए हमने इतने पैसे लगाए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, और 20 साल इनकी ट्रेनिंग की, तो वो 11 दिनों में मफ्तू फ़ौज बन गई और पूरा अफ़गानिस्तान फतह हो गया। अब ज़ाहिर है तालिबान ने जो मुज़ाकरात किए थे दोहा में, उसमें उन्होंने बहुत से वादे वईद किए होंगे कि हम आ जाएं तो हम इस तरह करेंगे, तो लोगों को ये है कि वो काबिल कबूल जो सूरत हाल है वो पैदा करेंगे। अफ़गानिस्तान में जो सबसे ज़्यादा रोल इस वक्त इस सूरत हाल में अदा कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। मस्बत इसलिए कर रहा है कि बहुत से मुल्कों के शहरियों को निकाल रहा है, और पाकिस्तानी सफारत खाना उन्हें वीज़ा दे रहा है 21-22 दिन का। पाकिस्तान अफ़गानियों की भी मदद कर रहा है। PIA के जहाज़ वहाँ जाते हैं, काबुल एयरपोर्ट से लोगों को लेकर आते हैं, हमारे C-130 जा रहे हैं खुराक लेकर, यानी हम अफ़गानिस्तान में खुराक भी पहुँचा रहे हैं और दुनिया भर के शहरियों को निकाल रहे हैं वहाँ से। इस पर दुनिया पाकिस्तान की मशहूर है। अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गलत या मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सूरत हाल पर, वो इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। इंडिया की चूँकि बहुत सी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई है या इस तरह की बातें, मगर भी मुल्कों को चूँकि इंडिया का प्रोपेगेंडा नज़र नहीं आता। जैसे आप देखें कि बरतानिया है, बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर रखा है कोविड के सिलसिले में, लेकिन इंडिया का उनको नज़र नहीं आता। हालांकि इंडिया में कोविड से इतना नुकसान हुआ है, ऐसे ही है, वहाँ इतना फैला हुआ है, यानी इसमें भी तासुब कार फरमाया है पाकिस्तान के खिलाफ और भारत से मोहब्बतें हैं। ये जो बात जैसे की थी ना FATF के सिलसिले में शाह महमूद कुरैशी ने, हाँ जी, कि ये तकनीकी नहीं सियासी फोरम है, तो बरतानिया भी इस वक्त तकनीकी बुनियादों पर नहीं कर रहा। तकनीकी बुनियादों पर तो इंडिया को रेड लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन ये सियासी बुनियाद है। सियासी बुनियादों पर चूँकि बरतानिया जो है वो एक दुमछल्ला है अमेरिका का, तो जो अमेरिका की पॉलिसी होती है वही बरतानिया अपना लेता है। सही है। तो बरतानिया ने इंडिया को तो रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया, जहाँ कोरोना बहुत फैला हुआ है, जहाँ वैक्सीन के नाम पर पानी के इंजेक्शन लगा दिए गए। जी हाँ। पाकिस्तान में तो ऐसी सूरत हाल नहीं। पाकिस्तान को तो दुनिया पैरवी कर रही है। सही है कि पाकिस्तान ने इस वबा में जिस हिकमत अमली से मुकाबला किया, पाकिस्तान को तो दुनिया के इदारे कह रहे हैं पाकिस्तान से सीखें। खुद अपनी बरतानवी पार्लियामेंट के 40 से ज़्यादा अरकान ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान को निकालो उससे, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन उनकी जी वो ज़ाहिर है अमेरिकन ने कहा होगा, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा है, उनको नहीं रखा। तो ये एक नाइंसाफ़ी है। बरतानिया दुनिया में बड़े इंसाफ की बातें करता है, बड़ी जमहूरियत की बातें करता है,
तो ये एक नाइंसाफ़ी पर मबनी जी उनका बिल्कुल, इंसाफ और बड़ी जमहूरियत की बातें करने वाले, और वो लोग जो कहते हैं कि हमारा तो सारा निज़ाम ही इंसाफ पे मबनी है और बड़ा बैलेंस निज़ाम है, अगर वो लोग जो हैं खुल खुला के इस तरह बात कर रहे हैं, सारी दुनिया के सामने है कि कहाँ कितनी अमवात हुई हैं, कहाँ कितनी तबाही हुई है, और दूसरी तरफ कि हमारे यहाँ कितनी सूरत हाल उसके बरक्स बहुत बेहतर रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो रेड लिस्ट में है और वो भारत जो है उसका कोई जिक्र नहीं है, उसके लिए सत्ते ही खैर हैं। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।